नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूजीसी नेट की री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि अभी एक अपडेट हमें सुनने को मिल रहा है कि जो सीबीआई है वो कह रहा है कि मतलब धांधली नहीं हुआ था, मतलब एग्ज़ाम में कोई उलटफेर नहीं हुआ था, किसी प्रकार की चीटिंग की कोई भी वो संभावना नहीं दिखा रहा है। लेकिन अभी जो है एनटीए की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि एग्ज़ाम नहीं होगा या कुछ भी, तो हम अपनी तैयारी को करते रहें। और जो एनटीए ने डेट दी है कि 21 अगस्त से 1 सितंबर के बीच एग्ज़ाम होगा, तो हम उसी पे फोकस करके तैयारी करते रहें ताकि जो हमारा एग्ज़ाम है, देखिए एग्ज़ाम या तो सितंबर में हो जाए या तो अगस्त में हो जाए, नहीं तो दिसंबर वाला तो जिनका नहीं हुआ वो तो देंगे ही। तो हम अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है और अभी तक कोई भी सिलेबस अपडेट का कोई भी नोटिफिकेशन हमें जानने को नहीं मिला है। तो देखिए सिलेबस जो है दिसंबर में भी यही रहने वाला है। तो हम सभी लोग जो सिलेबस है पुराना, उसी को आधार बना करके उन्हीं के क्वेश्चनों को डिटेल में अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके माध्यम से हम उसके कुछ उत्तरों को देखेंगे जो कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने दी जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और चीज़ों को देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन जो है भाषा विज्ञान से लिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जो स्वर है और ध्वनि है उसके संबंध में जो तथ्य हैं उन पे विचार करने की बात की गई है। तो जो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, सॉरी ये थोड़ा जूम हो गया तो इसको मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा सा, एक मिनट। देखिए जो ऑप्शन है पहला वह है कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। जो स्वर है उनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो एक पॉइंट तो ये हमें देखने को मिल गया। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा सवाद गति से मुख विवर से निकलती है। और देखिए सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं। तो ये देखिए आपके पास ये सारे ऑप्शन आ गए और इनके जो ऑप्शन है वो ये हैं। तो आप उत्तर दे सकते हैं कि जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा। उत्तर एक में देखिए उत्तर एक केवल ए बी सी डी होगा, या केवल बी सी ई होगा, या केवल ए बी सी होगा, या केवल ए सी ई होगा। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन आ गए। तो चलिए हम इसका जो सही उत्तर है उसको देखते हैं कि इसका जो सही उत्तर है वह क्या है। देखिए क्या है, स्वर ध्वनि के संबंध में जो सही तथ्य नहीं है वह कौन सा है। तो देखिए क्या है, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है, ये बात सही है। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है, मतलब मुंह से निकलती है, ठीक है। वहीं देखिए मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। तो दो प्रकार के स्वर होते हैं, तो ये बात भी ठीक हमें देखने को मिलती है। तो देखिए जो इसका सही उत्तर था वह ये था बी सी और ई। और देखिए इसके कुछ अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, सभी स्वर अक्षरिक होते हैं और सभी व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। तो देखिए जितने भी स्वर हैं सबको लिखा जा सकता है, अक्षरिक है, और जितने भी व्यंजन हैं वे जो हैं अनाक्षरिक होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है भाषा विज्ञान से ये जो था तथ्य उठाया गया था। और देखिए क्या है, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। जो उच्चारण की दृष्टि से देखें तो मूल स्वर कितने हैं, 10 है। अ आ ई उ ए ओ औ ऋषि। तो ये जो है 10 स्वर माने गए हैं उच्चारण की दृष्टि से। और देखिए क्या है, स्वर होता क्या है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जैसे कि आई है जो अ से लेके ज्ञ तक, इसको हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको हम खुद से ही बोल लेते हैं, मतलब इसके लिए किसी दूसरे व्यंजन की सहायता नहीं पड़ती है। वहीं देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के अगर हम भेद करें तो देखिए ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटी ई की मात्रा हो गई,
छोटे ए की मात्रा हो गई, अ की मात्रा हो गई, तो ये क्या है, ह्रस्व स्वर हो गए। ये संख्या में 4 है, जैसे कि अ, ई, उ और ऋ से ऋषि। तो ये 4 स्वर हमें देखने को मिलते हैं ह्रस्व। और दीर्घ स्वर में देखिए कौन कौन से, यह भी 4 होंगे। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हमारी वर्णमाला में 7 दीर्घ स्वर हैं, 7 दीर्घ स्वर हैं, 4 नहीं 7 दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये सातों के साथ जो हैं दीर्घ स्वर हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 2 भेद में बांटा गया है, लघु और गुरु स्वर। देखिए, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। जिन क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जो क्रिया है उसका, अगर कोई क्रिया है उसका जो असर है करने वाले पे पड़ रहा है तो वो कहते हैं सकर्मक क्रिया। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रिया कहलाती है। जिस संबंध के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन अगर हम करें तो देखिए, ये जो क्वेश्चन था, यह जो है क्वेश्चन है कि क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। तो निम्नलिखित तथ्य हैं, तो कौन कौन से जो तथ्य हैं क्रिया के बारे में सही है। तो देखिए, ये सारे के सारे तथ्य दिए हुए हैं, आप इनको पोस्ट करके देख सकते हैं। और जो आपके जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं, केवल ए, सी, ई, केवल बी, डी, ई, केवल बी, सी, ई या केवल ए, बी, डी। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन हैं। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य सही है। कौन कौन से तथ्य सही है? बी वाला सही है। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती है। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और देखिए, ई वाला आएगा, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल अंश होता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और देखिए क्या है, सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया भी हम देख लेते हैं कि सकर्मक क्रिया होती क्या है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम रोटी बनाएंगे तभी रोटी बनेगी, तो ये क्या है? ये सकर्मक क्रिया, मतलब पॉजिटिव एक तरह से रिएक्शन है कि हम जो काम करेंगे उसी का हमें फल मिलेगा। तो सकर्मक क्रिया इस रूप से हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि सतीश ने केले खरीदे। सतीश केला खरीदेगा तभी उसको केले मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, कैलाश छत से गिर पड़ा। तो जो कैलाश ने तो क्रिया की, लेकिन क्रिया क्या था? वो कूदा, लेकिन इसका जो असर है कैलाश के ऊपर ही पड़ गया उल्टा। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। देखिए, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये प्रश्न है, तो प्रश्न को देखिए ध्यान से पढ़िए। तो प्रश्न है कि भारतेंदु युगीन कवियों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। तो ये जो ऑप्शन है ये तो गलत हो जाएगा। दशरथ बिलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े हुए थे। गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। और देखिए, जो ऑप्शन ई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता में बांग्ला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि जो सही उत्तर होगा इसका क्या होगा। तो इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, केवल सी, डी, ई, केवल बी, डी, ई या केवल ए, सी, ई या केवल ए, बी, सी। तो ये सारे के सारे इसके ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा, भारतेंदु युगीन कविता के संदर्भ में जो सही कथन है वह क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। दशरथ बिलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, सही बात है। गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, यह भी सही पॉइंट है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया, ये भी सही बात है। तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है बी डी ई, ये तीनों के तीनों सही है, बाकी है गलत है। देखिए क्या है, भारतेंदु युग के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। भारतेंदु युग को शुक्ल जी जो हैं 1868 से 1993 ईस्वी मानते हैं शुक्ल के अनुसार। वहीं देखिए साहित्यिक प्रवृत्तियां अगर इसकी देखें भारतेंदु युग की, तो अंतर विरोधों का साहित्य हमें इस समय देखने को मिलता है और श्रृंगारिकता की चेतना देखने को मिलती है, क्योंकि रीतिकाल समाप्त हुआ था तो जो श्रृंगारिकता शेष रह गई थी वह हमें भारतेंदु युग में देखने को मिलती है। भक्ति भावना देखने को मिलता है, समस्या पूर्ति आदि, ये सारी जो विषय हैं इस काल के रचनाओं में देखने को मिलता है। अगर इस काल के मुख्य कवि देखें तो भारतेंदु खुद हैं, फिर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फिर है प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास हैं। ये सारे इस काल के प्रमुख कवियों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम देखें कुछ कविताओं की रचना है, तो कुछ कवियों की रचनाएं अगर हम देखें तो देखिए कवि और रचनाएं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, बकरी बिलाप आदि, ये सारी रचनाएं जो है भारतेंदु ने की है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका पूरा नाम जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, लेकिन प्रेमघन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी जो रचना है प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति, शतक और हरगंगा आदि, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा, सरोजनी, देवयानी आदि, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसा रसा नाम से उर्दू में कविताएं लिखी है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है रसा नाम से उर्दू में कविताएं लिखी है, और प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, और जो प्रेमघन थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, वह लिखा करते थे अब्र नाम से। अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, और अग्रदास जो थे उन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि आपने देख लिए। और देखिए क्या है, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए जो प्रश्न है आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऋणजल धनजल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। वहीं देखिए कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। और देखिए क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। वहीं देखिए ई जो ऑप्शन है, दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे, तो इनके आधार पे अब आपको उत्तर चुनना है। तो देखिए ऑप्शन जो हैं ये दिए हुए हैं, केवल ए बी सी, केवल ए सी डी, केवल बी सी डी या केवल बी डी ई। तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप पॉज करके इसका जो उत्तर है कमेंट में करके बता सकते हैं, नहीं तो नहीं पता तो उत्तर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। गद्य विद्याओं से संबंधित जो सही कथन है वह कौन सा है? देखिए ऋणजल धनजल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। और देखिए ये जो रचना है कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा लिखित है। वहाँ पे दिया हुआ था अमृतलाल द्वारा, नहीं, तो ये मदन गोपाल द्वारा लिखित है, कलम का मजदूर, और प्रेमचंद की जीवनी है, जिसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। कलम का सिपाही जो है अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है, जिसका प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ है।
विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ या पुस्तकें हैं। हिंदी आलोचना 1970 ईस्वी की। लोकवादी तुलसीदास 1974 ईस्वी की है। मीरा का काव्य 1979 ईस्वी का है। और देखिए क्या है, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बनारसी दास जैन के अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। जो बनारसी दास जैन थे उनकी जो कहानी है अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। जोश महिमाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं। देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। और देखिए क्या है, डी, अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है। और ई देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए जो इसका सही उत्तर होगा वह क्या होगा, केवल ACE होगा या केवल CDE होगा या केवल ABE होगा या केवल BCD होगा या तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह होगा, देखिए सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं। आत्मकथा के संबंध में जो सही कथन है ए है, बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। यह 1941 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित है। वहीं देखिए जो तीसरा है, जोश मलिहा वादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं। अगर ऑप्शन ई देखें तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है, 1960 ईस्वी का प्रकाशित हुआ था। और देखिए कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2002 ईस्वी में हुआ था। और देखिए जो डी ऑप्शन है, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय द्वारा रचित आत्मकथा है। यह 2 भागों में 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। काव्य के जो दोष होते हैं, मतलब उसके जो गलतियां होती है वो क्या क्या होती है। देखिए, कलिष्टत्व दोष, वेद नक्ताग्रह जोरी अरध करी को बरजे हम खात। और देखिए जो ऑप्शन बी है, अक्रमत्व दोष, मुख मयंक को देख कर विकसा मानस कंज। या सी जो है, दुष्क्रमत्व दोष, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लगायो। या ऑप्शन जो डी है, ग्रामत्व दोष, करती कटी थी कनिष्ठ माँ असी देती मंझली घनिष्ठ माँ। या जो अप्रतित्व दोष जो है, हियतल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभाव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए जो दोष हैं, तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ABC है या केवल ACE है या केवल BCD है या केवल CDE है। तो ये सारे ये काव्य के दोष हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो दोष हैं इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण कौन कौन से हैं। तो कलिष्ट दोष, वेद नक्ताग्रह जोरी अरध करी को बरजे हम खात, तो ये दोष है। और देखिए सी जो है, दुष्क्रमत्व दोष, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। और देखिए जो ऑप्शन ई है, अप्रतित्व दोष, हियतल बसी दुख दे है ये तेरे अनुभाव। तो ये सारे दोष हैं और ये सारे दोष जो हैं हमें काव्य में देखने को मिलते हैं। अक्रमत्व दोष क्या होता है, जहाँ कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है।
उदाहरण के लिए, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। यहाँ मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए। वे प्रभु इस संसार में निरंतर मानवी लीला कर रहे हैं। तो देखिए ये जो दोष है इस प्रकार का होता है। ग्रामत्व दोष होता है जहाँ पर काव्य आदि में ग्रामीण जनों के वाणियों का प्रयोग हो, अर्थात साहित्यिक भाषा में ग्रामीण अंचल के देशज शब्दों का प्रयोग हो। तो प्रयोग हो वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। उदाहरण, सत्य सराही कछहु बरु देना, जानही मांगू लेहूँ चबेना। तो ये देखिए कलिष्टत्व दोष क्या होता है। कलिष्टत्व होता है शब्द का अर्थ कठिन अथवा दुर्बोध होना। काव्य में जहाँ सरल एवं सुबोध शब्दों का प्रयोग न करके कठिन और दुर्बोध शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ कलिष्टत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अरद अवधि बही हमसो हरि आहार चली जात। तो ये कलिष्टत्व दोष है। वेद नखत ग्रह जेरी अरद करी, सोई बनत अब खाता। यह सूरदास का कूट पद है, इसके अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई होती है, इसीलिए यहाँ कलिष्टत्व दोष है। मतलब जिसको समझने में दिक्कत हो वहाँ पर वह कलिष्टत्व दोष होगा। ठीक है। दुष्क्रमत्व दोष, देखिए दुष्क्रमत्व दोष क्या होता है। जहाँ शास्त्रों अथवा परमात्मा में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत किसी बात का वर्णन होता है वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए देखें, मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग लजायो। उपयुक्त पंक्ति में दुष्क्रमत्व दोष है क्योंकि मन को सही क्रम में नहीं रखा गया है। अप्रतित्व दोष क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतित्व दोष होता है। मतलब कि टेक्निकल शब्दों का प्रयोग जो है काव्य में करना अप्रतित्व दोष है। उदाहरण देख सकते हैं, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। यहाँ विष शब्द का प्रयोग जल के लिए होता है जो सामान्यतः लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता अतः अप्रतित्व दोष है। तो ये देखिए तो काव्य दोष को भी हम समझ लेते हैं कि काव्य दोष होता क्या है। जिसके कारण काव्य के रसास्वादन में व्यवधान उत्पन्न हो उसे काव्य दोष कहते हैं। जिस प्रकार काव्य गुण के कारण काव्य का उत्कर्ष होता है उसी प्रकार दोष के कारण काव्य का अपकर्ष होता है। तो देखिए काव्य रीति के संबंध में सही कथन, देखिए तो ये जो क्वेश्चन है कि काव्य की रीति के संबंध में कौन सा जो कथन है वह सही है, तो रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया है। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया है। और देखिए क्या है, भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी है। हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौंडी रीति है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा जो उत्तर होगा इसके लिए सबसे सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए बी सी, केवल बी सी ई, या केवल सी डी ई, या केवल ए सी डी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको बताना है। देखिए अगर हम इसका सही उत्तर देखें, सॉल्यूशन देखें, तो काव्य रीति के संबंध में सही कथन है रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया, ये कथन भी सही है। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया है। और देखिए क्या है सही, अगर हम उत्तर देखें, भोज ने रीतियों की संख्या 6 मानी है। वैदर्भी रीति, गौंडी रीति, पांचाली रीति, लाटी रीति और अवंतिका रीति और मागधी रीति, ये सारी की सारी 6 रीतियाँ जो है भोज के द्वारा मानी गई हैं। गौंडी रीति, देखिए गौंडी रीति क्या होती है। गौंडी रीति को परुषा भी कहते हैं। इसमें दीर्घ समास युक्त पदावली का प्रयोग उचित माना जाता है और मधुरता और सुकुमारता का इससे कोई
संबंध नहीं है, तो इसमें गौंडी रीति है। और देखिए क्या है, युद्ध आदि वर्णन इस रीति के प्राण हैं। इसमें ललकार, चुनौती और उद्दीपन का बाहुल्य होता है। कर्ण, कटु, शब्दावली और महाप्राण जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण तथा ह आदि का प्रयोग इसमें अधिक होता है। गौंडी या परुषा रीति का काव्य कठिन माना जाता है। गौंडी रीति के अगर हम उदाहरण देखें, तुलसी, समिध, सौज, लंक, जगकुंडू, लखी, जतुधान, पुंगी, फल जब तिल धान है, शत्रुआ सो लंगूल, बलमूल, प्रतिकूल हबी, स्वाहा, महा, हाकी उन्हें हनुमान है। तो ये जो है इसका उदाहरण है गौंडी रीति का, तो आप देख सकते हैं। कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता होगा कि जो कॉलरिज है उसका कल्पना का सिद्धांत है। तो देखिए उन्होंने कल्पना के सिद्धांत में कौन कौन सी बातें कही हैं, ये आपको बतानी है। कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। मुख्य कल्पना इच्छा चलित वॉलंटरी होती है और मुख्य कल्पना अधिक सचेत, सक्रिय तथा सायास होती है। तो ये सारे आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए कि इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा। केवल ACD या केवल ABC या BCD या CDE। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा A, B और C। कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। कॉलरिज कल्पना के दो भेदों को मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। और जो C है, मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं काव्य शास्त्र से संबंधित, तो आप इनको भी ध्यान में रखते चलिए। अगर मुख्य कल्पना की अगर हम बात करें तो क्या है, इसे प्राथमिक कल्पना भी कहा जाता है। प्राथमिक कल्पना संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मुख्य होने के कारण वस्तुओं का प्राथमिक ज्ञान कराती है। मुख्य कल्पना ज्ञान की जीवंत शक्ति और प्रमुख माध्यम होती है। और देखिए गौण कल्पना क्या होती है। गौण कल्पना विशिष्ट लोगों में पाई जाती है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की छाया मात्र है। यह कल्पना को सुंदर बनाने के लिए सहयोग करती है। और देखिए क्या है, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना में अगर हम अंतर देखें तो क्या है, मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आश्रित है। वहीं कॉलरिज ने गौण कल्पना को मुख्य कल्पना का प्रतिध्वनि कहा है। मुख्य कल्पना अचेतन अनैच्छिक रूप से होती है, वहीं गौण कल्पना चेतन ऐच्छिक रूप से होती है। मुख्य कल्पना हमारे चाहे और बिना जाने काम करती है, वहीं जो गौण कल्पना हमारे चाहने पर ही काम करती है। वहीं देखिए मुख्य कल्पना केवल निर्माण संगठन का काम करती है, गौण कल्पना विनाश विघटन का कार्य करती है। तो ये सारे जो कल्पना है, दोनों मुख्य और गौण, इन दोनों की परिभाषा भी हमने देख ली। कल्पना को अभी हमने देख लिया, तो ये चीज़ें जो है रिपीटेड है। कल्पना की व्याख्या करते हुए कॉलरिज ने लिखा है कि स्पष्ट रूप से संसार में दो शक्तियां कार्य करती हैं जो एक दूसरे के संबंध में क्रियाशील और निष्क्रिय होती हैं और कार्य बिना किसी मध्यस्थ शक्ति के संभव नहीं है, जो एक साथ सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है। दर्शन में इस मध्यस्थ शक्ति को कल्पना की संज्ञा दी गई है। अगर हम इसके मुख्य बिंदु देखें तो कल्पना ईश्वरीय शक्ति है जिसका प्रधान गुण सृजन है। कल्पना सृजन के साथ साथ विरोधी तत्वों में समन्वय भी करती है। कल्पना हृदय और बुद्धि तथा अंतर जगत एवं बाह्य जगत में भी समन्वय करती है। श्रेष्ठ काव्य के लिए कल्पना परम आवश्यक है। कल्पना के द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी एवं जीवंत बनता है।
कल्पना के दो भेद हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। हमने अभी इनके बारे में देखा, फिर भी देख लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली है। तो ये जो प्रश्न है, तो प्रश्न का देखिए क्या है। तो पहला पॉइंट जो है ये है कि मतलब हमारा जो धर्म है उसके विश्वास को कम करती है अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। यह जो सी था, अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। या जो डी ऑप्शन है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मुँह करना सिखाया। तो देखिए, और जो इसका ई ऑप्शन है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। तो इसके जो विकल्प दिए गए हैं वह ये हैं। नीचे दिए गए विकल्पों को अगर हम देखें तो केवल ACD या BCD या ACE या BCE। तो आपको बताना है कमेंट करके कि इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा। चलिए आइए हम इसका जो है सही उत्तर देखते हैं क्या है। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त सही विचार जो हैं कौन कौन से हैं। ए जो ऑप्शन है, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी। ठीक है, पहला तो ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है ए के बाद है सी, अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। ये भी ठीक है। ई जो ऑप्शन है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। तो ACE जो है ये तीनों पॉइंट सही है। बाकी जो है वो जो बी वाला पॉइंट है वो गलत है। देखिए क्या है, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दास बनाने वाली थी। और जो डी ऑप्शन है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपरा से विमुख होना सिखाया। तो ये दोनों जो ऑप्शन थे ये गलत थे। तो ये दोनों जो ऑप्शन है उसमें नहीं आएंगे। और देखिए क्या है, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए जो है पहला, डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलित की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। तो ये जो बात है सही लग रही है। बी देखें तो दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। तो ये बात भी ठीक ही लग रही है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो ये बात भी ठीक ही लग रही है। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। तो दलित चिंतक जो है वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं, ये बात भी ठीक है। दलित आत्मकथाएं एवं व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करते हैं। दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। तो ये बात भी जो है ठीक है। और नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन हैं ए से लेके सारे ABCDE सारे ही ठीक है इसके। ऑप्शन कहाँ गया, उपयुक्त सभी, केवल ACD दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, ACE दिया हुआ है, BCD। तो इसके तो ऑप्शन जो हैं वो तो सारे सही है। तो दलित विमर्श से संबंधित सही कथन है, ए वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, ई वाला भी सही है। तो सारे इसके जो कथन हैं वो वैसे तो सही हैं, लेकिन क्यों इसमें एक आध गलत दिखा रहा है। ए है, उसके बाद बी इसमें मेंशन नहीं किया है, फिर सी कर दिया है, ई किया है और डी भी नहीं कर रखा है इसमें, है ना। तो 2 पॉइंट जो है इसमें मेंशन नहीं कर रखे हैं। तो आप थोड़ा सही से समझ लीजिए कि इसमें सारे के सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें जो 2 ऑप्शन है नहीं और क्या है मेंशन, ठीक है। देखिए क्या है, दलित विमर्शकार अंबेडकर दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। वहीं देखिए जो इसका ऑप्शन है डी, दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करते हैं। जो दलित चिंतक है ना वो वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करते हैं। वहीं जो भीमराव अंबेडकर हैं वह जो हैं वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध नहीं करते हैं, वह इसको स्वीकार कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए क्या है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी जान लीजिए क्योंकि प्रश्न जो हैं इनसे भी बनते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म था 14 अप्रैल को हुआ था।
14 अप्रैल 1891, 1891 को 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि जो भीमराव अम्बेडकर है इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में हुआ था। और इनके जो गांव का नाम था जहां इनका जन्म हुआ था, इनके गांव का नाम था ओम्बेड। इसीलिए जो इनका नाम है ना, सरनेम अम्बेडकर, इसीलिए ओम्बेड से अम्बेडकर पड़ी है। ठीक है, इनके जो टीचर थे उन्होंने इसका जो नाम था सरनेम अम्बेडकर लगा दिया, तो ओम्बेड से अम्बेडकर पड़ी है। तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। और ये एक वकील थे। इन्होंने तीन या 4 सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी थी, 27 डिग्रियां थी इनके पास। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। और कैलिफोर्निया से इन्होंने सारी पढ़ाई की थी अपनी, जो भी थी, बाहर बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। ठीक है, अगर हम इनका निधन देखें तो 1956 में हुआ इनका निधन। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके बाद 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। तो ये जो डेट है ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है। देखिए, इनका जो जन्म था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म जो था महू मध्य प्रदेश में हुआ था और निधन दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगर हम इनकी प्रमुख रचनाएं देखें, द विच वे टू इमेंसिपेशन मई 1936 को प्रकाशित हुई। रानाडे, गांधी एंड जिन्नाज 1943 में प्रकाशित हुई। मिस्टर गांधी एंड दी एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स स्पेटेबल 1945 को प्रकाशित हुआ। हु वर द शूद्रास, बहुत ही ज़्यादा प्रमुख इनकी पुस्तक है हु वर द शूद्रास, अक्टूबर 1946 में प्रकाशित हुई। देखिए, इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा समझा था, पढ़ा था। वैसे तो इनको सभी धर्मों का ज्ञान था, लेकिन इन्हें सबसे जो अच्छा लगा वह था बौद्ध धर्म। तो देखिए, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, 1957 में जो इन्होंने पुस्तक लिखी वह 1957 में प्रकाशित हुई, बुद्ध भगवान को समर्पित है। तो ये थे डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इनका जो जन्म था 14 अप्रैल 1981 1891 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु थी 1956 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो ये जो डेट है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे प्रश्न जो है आजकल बहुत ज़्यादा बनते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, इकोनॉमिक के ऊपर थी, उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो द प्रॉब्लम ऑफ रूपी भी इन्हीं की किताब है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जो कि एक अर्थशास्त्री के रूप में इन्होंने लिखी है और पैसों की जो समस्या है उसके बारे में बात की है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक तरह से किरदार रहे हैं ये अपने समय में। और इन्होंने भारत का जो संविधान है उसका जो ड्राफ्ट है, मतलब उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके सदस्य रहे, उसके हेड रहे। और इन्होंने जो भारत का संविधान है उसको तैयार करवाने में बहुत ज़्यादा मदद की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनने में। और जो भीमराव अम्बेडकर हैं उनके हाथों में आपने संविधान की किताब देखी होगी। अगर आपने कोई भी स्टैचू देखी होगी या कोई भी फ़ोटो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो भीमराव अम्बेडकर के हाथ में एक अटैची या एक हाथ में संविधान की किताब होती है। तो यही संविधान की किताब जो है ये अपने हाथ में हमेशा रखते हैं। और इन्होंने दलितों के उद्धार की कसम खाई थी कि मैं एक दिन ये जो दलित समाज है इसको ऊंचा उठा के रहूँगा। तो इसी को उन्होंने पूरा किया और भारत में आकर के इन्होंने बैरिस्ट्री भी की, बहुत सारे काम किए और अपने समाज को एक नए आयाम पे लेके गए। तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये संघर्ष हमें दिखता भी है कि मतलब इन्होंने बहुत संघर्ष किया और इनको मतलब सरकार के द्वारा भी मदद की गई बहुत सारी। और इन्होंने संघर्ष जो है फिर भी जारी रखा और संघर्ष करते 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 ये नाम बन गए। और इन्होंने मतलब जो भारतीय कांग्रेस थी उसकी सदस्यता प्राप्त की, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने, हेड बने और इन्होंने संविधान जो था उसमें काम किया और उसको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा स्वरूप प्रदान किया। तो संविधान का जो स्वरूप है, जो स्वरूप बनाया है वह बनाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और इन्होंने मतलब
जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेन सदस्य थे वे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन सदस्य थे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये चीज़ें आपको ध्यान हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है प्रश्न बनते ही बनते हैं।
हम्म।